अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आउटगोइंग पीटीआई गवर्नमेंट से मुतल्लिक एक तासुर पाया जाता है कि ये अपने मौशी अहदाफ़ को उस तरह से हासिल नहीं कर सकी और मौशी फ्रंट पे जो उससे तवक्को थी उसके मुताबिक डिलीवर नहीं कर सकी। मेरे साथ मौजूद है मुबीन हमीद और आज हम अपनी कुछ आजिज़ाना आरा पेश करते हैं कि इस नोशन में किस हद तक डेप्थ मौजूद है। तो मुबीन, जो आप पीटीआई गवर्नमेंट के जो 3.5 ईयर टेन्योर है उसमें जो सबसे बड़ा उनके ऊपर जो तनकीद का मौजू रहा वो महंगाई थी, जिसको वो डिफ्लेक्ट नहीं कर सके और ख़ान साहब को बाकायदा मल्टीपल ओकेजन्स पे ये एक एडमिशन देना पड़ा कि महंगाई है, वाकई है। इस महंगाई के इशू पे पीटीआई का कोई काउंटर आर्गूमेंट क्या एग्जिस्ट करता है? मेनली ये नैरेटिव दिया गया कि पीटीआई क्लेम करती है कि महंगाई है नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। कि जैसा आपने कहा कि हाँ साहब बार बार कह चुके हैं कि महंगाई है, बट वो उसकी कॉजेज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि अच्छा ये कॉजेज़ इसकी ये हैं, इसमें हमारा रोल भी काफ़ी हद तक हो सकता है, बट उसकी मेन रीज़न्स ये हैं। वो रीज़न्स बेसिकली ये हैं कि जब इनकी गवर्नमेंट आई 2018 में, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वाज अराउंड $19.5 बिलियन, और उसके लिए उसको फाइनेंस करने के लिए आपके पास ना रिजर्व्स थे, आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी बुरी थी कि आपको बाहर से लोन्स नहीं मिल रहे थे। तो बेसिकली आप जो है आपने उस टाइम पे अपने डॉलर को एक जगह पे फ़िक्स किया हुआ था। अब आप उसको मज़ीद फ़िक्स कर भी नहीं सकते थे और फ़िक्स करना चाहिए भी नहीं। ये एक बड़ी गलत पॉलिसी थी इसहाक डार की, जो कि मिफ्ता ने काफ़ी हद तक रिवर्स की। उन्होंने 5 से 10 रुपये का चेंज किया, बट वो फिर भी मार्केट की जो थी उस टाइम पे, मार्केट की रियलिटीज़ थी, उस पर नहीं था। तो उस टाइम पे जो है आपको उस टाइम पे जब आपने डॉलर को डीवैल्यूएट किया, तकरीबन 120 से 150 160 तक गया, तो जब वो 40 रुपीज़ का गैप आया तो जो आपकी जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो महंगी हुई। और इम्पोर्टेड आइटम्स के जो महंगे होने से आपकी तकरीबन तमाम आइटम्स पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप, क्योंकि पेट्रोल अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो उस पेट्रोल का जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। इसी तरह आपकी एनर्जी प्राइसेस का जो है वो मतलब एक चेन रिएक्शन है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसकी वजह से कंटिन्यू होता है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि एक 1 पॉइंट पे जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ तो आपकी डॉलर की प्राइस भी नीचे आई। लेकिन फिर एक नया फैक्टर आया कि जब हम कोविड की वजह से सप्लाई चेन की जो है वो प्रॉब्लम्स आती थी, जिसकी वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने देखा कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई। उसमें आपके ऑयल की प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई। तो मतलब ये वाले कुछ फैक्टर्स से जिसकी वजह से आए। फिर थर्डली जब आप रिसेंट बात करें तो जब आपकी रशिया और यूक्रेन की वॉर रही है तो ऑयल की प्राइसेस वो $100 से शूट कर गई हैं, और मतलब एनर्जी प्राइसेस थ्रू आउट जो है वो शूट कर गई। तो मतलब कि काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि एक फर्स्टली आपकी जो इंडिजिनसली जो आपकी बुरी इकॉनमी इनहेरिट की उसकी वजह से इन्फ्लेशन आई, और फिर अब उसके बाद जो इंटरनेशनल प्राइसेस और इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन आई, जो कि आपकी मेन प्रोपोर्शन ऑफ दी है 7 to 8% जो है आपकी इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक जो कोर इन्फ्लेशन है वो एनर्जी और उसकी आइटम्स की वजह से है। तो वो तो ज़्यादातर इम्पोर्टेड और उन डिप्रिसिएशन की वजह से रही है, और कुछ आप कह सकते हो कि मिसमैनेजमेंट की वजह से हो सकती है 1 या 2% की, बट दैट इज़ नॉट दी थिंग दैट बाइट्स। इसमें एक और बात इन्फ्लेशन की आती है कि इन्फ्लेशन की चीज़ तब काउंटर हो जाती है जब अगर आपकी वेजेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, तब वो भी काउंटर हो जाती है। उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आया कि जब आपने इतने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जब आपकी कंट्री होती है तो आपके लिए ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में 2.1% की ग्रोथ हुई, उसकी मतलब 5.5 से 2.1 आई। उसकी बेसिकली वजह यही थी कि आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, तो ये आपकी ग्रोथ भी नहीं हो पाई। तो अब आप अभी नया देखें जो रिसेंटली इन्फ्लेशन तो थी लेकिन आपकी 5 या 6% की ग्रोथ आ रही है, तो आपकी वेजेस में भी ग्रोथ आ रही है, तो वहाँ से भी इन्फ्लेशन वहाँ से थोड़ी सी काउंटर हो रही थी। और उसमें वैसे जो इसके जो सियासी पस मंज़र में इसको देखें, जो इनके ख़िलाफ़ एक बयानिया बना था, वो अब नई हुकूमत को आके भी तस्लीम करना ही पड़ रहा है कि सब्सिडीज़ फ्यूल पे नहीं दी जा सकती और हुकूमतें सब्सिडी दे के नहीं कर सकती प्राइसेस कम एनर्जी की। इसमें जो एक्सटर्नल फ्रंट की जिसकी आपने बात की, एक्सटर्नल फ्रंट पे अगर मेरे ख्याल है ओवरऑल, हालांकि मैं समझता हूँ 3.5 साल कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं किसी भी इंडेक्स को कि हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली गेज कर सकें, लेकिन इस गवर्नमेंट की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, एक $19.8 बिलियन का डेफिसिट इनहेरिट किया, उसको कम करना और कम करके ऑलमोस्ट एक बैलेंस अचीव कर लेना फिस्कल ईयर 21 में, बल्कि सरप्लस भी था, सरप्लस एक टाइम तक रहा उसमें, और साथ उसके 5.6% की ग्रोथ भी दी। और इवन जो लास्ट हमने इस फाइनेंशियल ईयर में जो अपटेक देखी है कैड में,
वो स्टिल एक कंट्रोलेबल लेवल पे है, और उसमें पिछले 2 महीनों में कमी आई है। इस महीने भी ऑलमोस्ट टचिंग $1 बिलियन था, और उससे पिछले माह जो है 1 बिलियन से नीचे के लेवल को हमने अटेन किया है। उसकी एक वजह ज़ाहिर है आपको कुछ कंजर्वेटिव पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ते हैं कि आपकी कंजम्पशन कम हो, लेकिन एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा है और जो रेमिटेंसेस में इजाफा है ये नाकाबिल तरदीद है। ये एक इतनी बड़ी रियलिटी है, मेरा ख्याल है सबको तस्लीम करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जो इनफ्लोज़ हैं वो इस गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। 2 बिलियन की मंथली एक्सपोर्ट इनहेरिट की थी, 3 बिलियन की मंथली एक्सपोर्ट छोड़ के जा रही हैं, 1.5 बिलियन की मंथली रेमिटेंस इनहेरिट की थी, 2.25 बिलियन की छोड़ के जा रही। तो ये एक चीज़ मेरे ख्याल है जो बिल्कुल नाकाबिल तरदीद है। इसमें अगर मैं ऐड करूँ ना, तो अगर ये इतनी ही एक्सपोर्ट ग्रोथ अगर आप PMLN के, क्योंकि PMLN ने जब स्टार्ट किया था $25 बिलियन की एक्सपोर्ट से स्टार्ट किया, और उन्होंने एंड भी $25 बिलियन पे किया। उसी अरसे में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 25 से 40 बिलियन डॉलर्स की हो जाती हैं। अगर सपोज हमारी बांग्लादेश जैसी इकॉनमी नहीं है, हमारी इतनी नहीं है बेहतर, तो आप 25 से बेशक $35 बिलियन अगर आप कर जाते, तो जब आप छोड़ के गए थे, आप गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, तो आपका जो 20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट वो $10 बिलियन का होता। तो अगर एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जो है आपकी, जो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो आपको हर 4 साल बाद 5 साल बाद आता है, उससे अगर आपने बचना है तो उसका बेसिकली जो हल था वो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ था। और वो एट द एंड लास्ट ईयर जो है आपने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स ही, रिकॉर्ड IT एक्सपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस। तो जो आपके इन्फ्लोज़ हैं वो तो बड़े हैं अभी थोड़े से, क्योंकि आपके ऑयल की प्राइसेस बहुत बड़ी हैं। तो आपका अभी भी जो अगर आप नॉन ऑयल करंट अकाउंट देखें तो वो आपका सरप्लस है, जो कि ये नहीं है कि अगर आप ऑयल तो आपने थोड़ा सा फिर भी खरीदना, लेकिन मेजर जो फैक्टर है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का वो आपकी ज़्यादा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ही हैं। तो बेसिकली आप अगर इसको कंट्रोल कर सकते थे अगर आप एक्सपोर्ट्स या रेमिटेंसेस को करते। एक्सटर्नल साइड पे हमने डिस्कस कर लिया। फिस्कल पॉलिसी के साइड पे अगर हम देखें तो कि गवर्नमेंट की क्या सक्सेसेस या फेलियर्स रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन में वगैरह। इस गवर्नमेंट को पहले साल तो रेवेन्यू कलेक्शन में एक बड़ी वाज़े तौर पे प्रॉब्लम फेस की, नाकामी हुई कि वो रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए। उसकी एक बड़ी वजह जो थी आपने बताई कि ग्रोथ, जब आपकी GDP में ही ग्रोथ नहीं हो रही, 2.1% ग्रोथ है, तो इकॉनमी एक स्टैंड स्टिल पे है। 13.25% मेरे ख्याल है एक जो पीक देखी थी हमने इंटरेस्ट रेट्स की, उसकी वजह से। और दीगर मेरा ख्याल है शायद इनकी उस तरह से तैयारी भी नहीं थी कि इनको आइडिया नहीं था कि हमने कैसे टैक्स बेस को एक्सपेंड करना है। लेकिन उसके ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, कोविड के बावजूद दुनिया भर में रेवेन्यूज श्रिंक हुए हैं। जब जो कोविड ईयर था, जो फाइनेंशियल ईयर जिन मुल्कों में जो लास्ट क्वार्टर बनता है FY20 का 3 महीने, वो तकरीबन लॉकडाउन्स थे, बिल्कुल डेड लॉकडाउन्स। तो 10% 15% तक की भी हमने कॉन्ट्रैक्शन देखी है। उसमें हमने 100 बिलियन की तकरीबन इंक्रीज़ देखा कोविड ईयर में, और वो अननोटिस्ड ही किया, लोगों ने उसको नोटिस ज़्यादा नहीं किया कि नहीं ये इतना नून लीग देकर ही गई थी। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी। और अगले साल उन्होंने जिस तरह 5.6% की ग्रोथ के साथ जो 800 बिलियन की रेवेन्यू बेस में इजाफा किया, 4.7 का टारगेट अचीव किया। तो इस लास्ट 21 का जो फाइनेंशियल ईयर जिसमें गुजरा है, 5.6 की ग्रोथ हमने हासिल की। इस फाइनेंशियल ईयर में हम देख रहे हैं कि चूँकि बेस भी ब्रॉड हो चुकी है, और हम अब आगे फोर्सी कर रहे हैं 6.2 6.3 ट्रिलियन, जो इससे ज़्यादा भी हो सकता था अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी के टारगेट्स अचीव होते और गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस होती कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा सकती और आवाम पे बहुत ज़्यादा आता उसका। लेकिन तो हम देख रहे हैं कि अभी जो आखिरी जो नेक्स्ट ईयर है, अगर इलेक्शन इस साल नहीं होते, जब भी होते हैं इलेक्शंस, लेकिन अगले साल अगर 6.2 की बेस पे हम एक बड़ी अच्छी ग्रोथ फोर्सी कर सकते हैं। तो जो रेवेन्यूज़ से मुतल्लिक इस गवर्नमेंट ने बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी है। उसमें पॉइंट ऑफ सेल के साथ इस पर मैं 2-3 बातें ऐड करूँगी। जो पहले एक फैक्टर जो कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा हिट हुआ ना, एक तो ऑब्वियसली ग्रोथ कम थी जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन, बट दूसरी बात ये भी थी कि जो बजट जो अनाउंस हुआ था 2018 to 19 का, वो मिफ्ता साहब करके गए थे। उसके अंदर उन्होंने जो सैलरीड और नॉन सैलरीड मतलब जो इनकम टैक्स है उसमें इन्होंने रिडक्शन की थी। तो वो तो एक सीधा सीधा आपका हिट आ गया, सीधा सीधा आपकी कम होगी। तो वो काफ़ी हद तक उस बजट का भी हिट था कि आप फर्स्ट ईयर में नहीं कर पाए। दूसरा जो जैसे आप अभी पॉज की बात कर रहे थे, और मतलब डिफरेंट चेयरमैन जो FBR हैं उसकी तरफ से डिफरेंट जो है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो इनिशिएट किया गया, मतलब ये रिफॉर्म्स हैं जो कि
सिर्फ इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बेसिकली वो रिफॉर्म्स हैं जो कि सस्टेन करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, मज़ीद बढ़ाएंगे इस टैक्स फाइलर्स की तादाद इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि जो टैक्स बेस हमारी 1.7 मिलियन थी पहले इनकम टैक्स फाइलर्स, वो अगर 3 मिलियन को आप टच करिए तो एसेंशियली डबल हो गई है। इसका मतलब है स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। जो हमने एक्सपोर्ट्स की भी इवन बात की, IT एक्सपोर्ट्स $2.5 बिलियन की प्रोजेक्टेड हैं इस साल, जो कि माशाल्लाह बेहतर है। 1 बिलियन इन्होंने इनहेरिट की थी, लेकिन मेरे ख्याल है पाकिस्तान का पोटेंशियल तो हम समझते हैं ट्रिपल डिजिट्स होना चाहिए, गुड्स के एक्सपोर्ट्स में ट्रिपल डिजिट्स होना चाहिए। तो अभी आगे बहुत कुछ हमने हासिल करना है, लेकिन बहुत वाज़ेह तौर पे एक ट्रेजेक्ट्री हमें नज़र आई है पिछले 3.5 सालों में। और अगेन मैं आई वुड लाइक टू रिएटरेट कि 3.5 साल एक पीरियड बहुत छोटा है। ये भी हमें इस गवर्नमेंट को मेरे ख्याल है इतनी लेवरेज देनी चाहिए कि इनके पास बड़ा थोड़ा वक्त था, जिसके अंदर कोविड और जो सदियों में एक बार एक प्लेग इस तरह का आता है, और इवन जो इसहाक डार साहब जैसा फाइनेंस मिनिस्टर सदियों में एक बार ही आता है, और वो 20 बिलियन का डेफिसिट भी सदियों में एक बार ही छोड़ के जाता है, तो वो भी इन्होंने इनहेरिट किया था। तो जो हमने बात की कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यूज़ में एक इजाफा इंक्रीज़ किया, तो उसका जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुँचाने की जो एक बिल नज़र आई है हुकूमत के अंदर, जिस तरह सेहत कार्ड मेरे ख्याल है ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद किसी हुकूमत के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल था, और एहसास के अम्ब्रेला के अंडर जो मंसूबे हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मंसूबे हैं, वो हर तरह की जो पाकिस्तानी माशरे में डेप्रिवेशन है वो उसको टच करते हैं। तो ये इस हुकूमत का मेरे ख्याल है वाकई बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने ये चीज़ एक इंड्यूस की है माशरे के अंदर कि हमने अपने कमज़ोर तबके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अच्छा, इसमें अगर हम आगे लेके जाएँ डिस्कशन को, तो एनर्जी सेक्टर जो है वो एक प्रॉबेबली शायद द बिगेस्ट प्रॉब्लम, या फिर शायद एक्सटर्नल सेक्टर के बाद द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो एनर्जी सेक्टर है। तो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, मतलब इतने बेसिकली बहुत ज़्यादा इशू हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, जो कि अभी हम नई गवर्नमेंट भी है उनके लिए भी अभी लोड शेडिंग का मसला हुआ है। तो आप उस साइड पे किस तरह देखते हैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को? एनर्जी सेक्टर जैसा आपने कहा कि बहुत ही एक बड़ा इशू है जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी हैं, उसमें एक्सटर्नल फ्यूल प्राइसेस के फैक्टर्स भी हैं, और लाइन लॉसेस, पावर थेफ्ट, कैपेसिटी पेमेंट्स, ये बेसिकली 3 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं सर्कुलर डेट के सबसे बड़े पाकिस्तान के अंदर। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के कैपेसिटी पेमेंट का मसला अल्लाह के फजल से उन्हें पेश ही नहीं आया, क्योंकि बिजली पूरी नहीं थी उनके दौर में। तो और उन्होंने उसके बावजूद हमें कुछ 450-500 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बिल लेने पे हुकूमत की कोई इतनी ज़्यादा उसको कोई ज़रूरी चीज़ नहीं समझते थे। PMLN ने आके इसहाक डार साहब ने वो बिल अदा किए, कैपेसिटी सारे सर्कुलर डेट की सारे पेमेंट्स हैं उसको लिक्विडेट किया, 500 अरब के ऑलमोस्ट मेरे ख्याल अराउंड बनता है। लेकिन जाते आते वो भी 1.2 ट्रिलियन का डेट छोड़ के गए। लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये की कि वो ना सिर्फ डेट छोड़ के गए, वो आने वाली हुकूमत के लिए एक कैपेसिटी पेमेंट्स का तोहफ़ा भी छोड़ के गए। उनके आखिरी साल में तकरीबन 400 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स पाकिस्तान को करनी पड़ी, और टोटल सर्कुलर डेट जो उस साल हमारे सिस्टम में ऐड हुआ वो तकरीबन 450 बिलियन का सर्कुलर डेट ऐड हुआ। यानी जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो एज़ इट इज़ वो हुकूमत उसको फाइनेंस नहीं कर पा रही थी। ऑल्दो उन्होंने कुछ थेफ्ट के अगेंस्ट काम अच्छे किए, कार्रवाइयाँ की इफ़ेक्टिव। इस गवर्नमेंट ने आके पावर थेफ्ट के ख़िलाफ़ उसके अलावा जो ट्रांसमिशन चैनल्स हैं, ट्रांसमिशन लाइंस की ना सिर्फ एफिशिएंसी में इजाफा की है बल्कि हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी में भी इजाफा किया। पहले आप बेशक 10 लाख मेगावाट बिजली बना लें, अब 20,000 से ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे, आपकी कैपेसिटी ट्रांसमिशन की इतनी थी। अब आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी 25-26 हज़ार मेगावाट हो गई है, और उसमें मुसलसल इजाफे की ज़रूरत भी है। लेकिन पीछे जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं, जैसे जैसे CPEC के मंसूबे मैच्योर हो रहे हैं, और अब वो कैपेसिटी पेमेंट्स पिछले फिस्कल ईयर में 900 बिलियन तक जा पहुंची। लेकिन चूंकि दूसरे एवेन्यूज़ में आपने कुछ रिडक्शन की है, लाइन लॉसेस में रिडक्शन, थेफ्ट में रिडक्शन, और इवेंचुअली प्राइसिंग, आपको फिर बिल्स बढ़ाने पड़ते हैं। उसमें स्लैब्स के ज़रिए आप कोशिश करते हैं कि अपने कमज़ोर तबके को प्रोटेक्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम पे प्रेशर डालना तो आपको पड़ता है। उसके ज़रिए हमने देखा कि तकरीबन 150 बिलियन डेट पाइल ऑन हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगेन 3.5 साल का पीरियड, लिमिटेड किस्म की आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थी, बहुत मुश्किल आपने हालात इनहेरिट किए थे, उस सब में ये एक अच्छी कारकर्दगी है, और एक बड़ी मैं समझता हूँ बहुत इसमें एक सोफिस्टिकेटेड किस्म के मसाइल हैं, और हमने उनको हल की तरफ जाते हुए देखा है पिछले 3.5 साल में। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। इसमें आई थिंक जो पॉइंट मिस हुआ है ना, वो IBP रीनिगोशिएशन, वैकॉक का बिल, उसके बारे में आपका क्या कहना है? IBP रीनिगोशिएशन एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान जैसे ममालिक में हो नहीं सकती। हमारे यहाँ तो कहने का मतलब है बहुत बनी बनाई और सिंपलिस्टिक चीज़ों को भी ख़राब किया जाता है। सॉवरेन गारंटीज़ होती हैं इस तरह के माहिदों में, और वो रियासती गारंटीज़ होती हैं, किसी गवर्नमेंट की नहीं होती।
तो उनको रीनिगोशिएट करना और उनको रजामंद करना पावर प्रोड्यूसर्स को कि वो एक अजीबो-गरीब किस्म के जो उनको रिटर्न ऑफ एक्विटीज़ हमने प्रॉमिस किए हुए और डॉलर में पेमेंट प्रॉमिस की हुई, पता नहीं 17% रिटर्न ऑन इक्विटी इन डॉलर टर्म्स, यानी 17% मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई नज़ीर मिलती है। यानी आजकल अगर आप ढूंढें बहुत ही मुश्किल से कोई आपको ऐसा इतना पुरकशिश रेट मिलेगा, तो उसको उनको आमादा करना, और ये बड़ा चैलेंज था। आपने भी एक्सपीरियंस किया, हम सब ने ऑब्ज़र्व किया कि साल 1.5 साल नेगोशिएशंस चली हैं, उसके बाद ये सारे पावर प्रोड्यूसर्स माने। और बैकऑक का जो बिल था वो भी एक बड़ा बिल, मुश्किल बिल था एक सियासी हुकूमत के लिए पेश करना, लेकिन उसमें अगेन पाकिस्तानी एनर्जी सेक्टर का, गैस सेक्टर का हल यही है। गैस कोई चीज़ आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं जो डिप्लीट ही होने, उन्होंने कम ही होना है, नए रिजर्व डिस्कवर हो नहीं रहे। तो हल यही है कि इंपोर्टेड LNG से उस गैप को फिल किया जाए। तो ये भी इस गवर्नमेंट का मेरे ख्याल है बड़ा एक मुश्किल काम था, इन्होंने किया। और इसी में लगे हाथ, अगर मैं जो IPP रीनेगोशिएशन का जो पॉइंट आपने बताया, इसी से मेरे जहन में रेकोडेक की रीनेगोशिएशन, जो रेकोडेक में हमने पेनल्टी अवॉइड की है, ये भी एक चीज़ है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसकी तारीख है, इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस प्रोड्यूस करना, जो बने बनाए माहिदों को ख़राब करते हैं, वहाँ पे ख़राब चीज़ को ठीक होते हुए हमने देखा है। तो ये मेरे ख्याल है क्रेडिट है इसका। फिर इसी तरह कारके भी था बड़ा सिमिलर, वो भी सिमिलर स्कैंडल, सिमिलर कल्प्रिट, वही अदालत, वही मोअज़्ज़ज़ जज साहब। आप ही ने जो अभी बात की थी कि इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट आवाम को कम महसूस होता है अगर आवाम की आमदनी में इजाफ़ा हो और आवाम के लिए नौकरियां पैदा हों, जॉब्स क्रिएट हो। तो इस गवर्नमेंट ने पिछले 3.5 सालों में जॉब क्रिएशन के हवाले से उसके ओवरव्यू आप हमें निकालें। अभी रिसेंटली जो एक सर्वे PBS की तरफ से शाया हुआ है, उसमें ये बताया गया कि जो PTI के 3.5 साल नहीं, सिर्फ 3 साल जो कि पिछले फिस्कल ईयर में ख़त्म होते हैं, यानी कि जून 2021 तक PTI के गवर्नमेंट ने 5.4 मिलियन जॉब्स क्रिएट की। 5.4 मिलियन का मतलब ये होता है कि 1.8 मिलियन पर ईयर। 1.8 मिलियन पर ईयर का मतलब 18 लाख पर ईयर। और जो PTI ने प्रॉमिस की थी वो की थी 1 करोड़ नौकरियाँ, उसको 5 साल में डिवाइड करें तो वो 20 लाख नौकरियाँ बनती हैं, यानी कि 1.8 मिलियन वो हर साल कर रही थी। और जैसे जैसे अगर हम देखें तो एक ये एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब बढ़ती हैं। तो मतलब इट वाज ऑन ट्रैक टू गिव 1 करोड़ नौकरियाँ जो कि उसने प्रॉमिस किया था। और वो ऐसा प्रॉमिस था जो कि जिसमें मजाक उड़ाया जाता था कि ये कैसे दे देंगे, ये कैसे दे देंगे। उसमें अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम प्रीवियस गवर्नमेंट, तो PMLN की गवर्नमेंट ने तकरीबन 1.1 मिलियन पर ईयर यानी कि 11 लाख पर ईयर दी थी। PP की भी गवर्नमेंट ने 14 मिलियन पर ईयर दी थी। तो और इसको इंक्रीज़ किया 18 मिलियन पर ईयर, तो यानी कि जॉब क्रिएशन में इजाफा किया। और अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पाकिस्तान का साउथ एशिया में वन ऑफ द लोएस्ट है, या लोएस्ट है या सेकंड लोएस्ट है, डिस्पाइट कोविड, क्योंकि कोविड के अंदर इतने ज़्यादा हुआ। तो ये इसमें कोविड की जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में कि इट इज़ द सेकंड लोएस्ट या लोएस्ट इन साउथ एशिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे तो काफ़ी हद तक इसका एक रीज़न जो हम देखते हैं ना, वो बेसिकली है LSM ग्रोथ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड, हाईएस्ट एवर मंथ ऑन मंथ। मतलब आप देखें पिछले 7 से 8 महीने जो इस फिस्कल ईयर के 9 महीने गुजरे, उनमें से 8 महीने रिकॉर्ड हैं, तो विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड, टोटली अनप्रेसिडेंटेड। और आप उसमें आपकी ग्रोथ में भी ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगा। इस साल आपको 4% का एस्टिमेट है वर्ल्ड बैंक का, बट आप मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो 5.5 आप इजीली इस बार ग्रोथ टच करेंगे। और इस जो हम सारे इकॉनमी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट जो है वो लॉन्च की है। तो उसमें उनका भी कहना ये है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं जो कि कमोडिटी प्राइसेस हैं वगैरह वगैरह, बट वो यही देखते हैं कि मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को स्टेबल ग्रोथ करते हुए देखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि PTI हैज़ डन वेल इन ओवरऑल इन द इकॉनमी। बट जैसे कि आपका कहना यही है कि ठीक है कि 3.5 साल इज़ not enough time to do wonders in the economy। और जैसा कि आपने उस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया कि कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल चैलेंजेस जिनका पाकिस्तान को सामना है, उसका वर्ल्ड बैंक ने तस्करा किया। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो, और मुस्तकबिल में हम बेहतरी की तरफ ही देखें, और एक जो सफ़र शुरू हुआ है वो अपनी जगह जारी रहे। और हम अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतने तहम्मुल से वो हमारी बातों को जिन हजरात ने सुना है उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।